पूरे मशरिक़ वस्ता में जंगी सायरन बज गए, खौफ व हरास पाया जाता था। लोग जो बाहर मौजूद थे उनमें भगदड़ मच गई। मॉल्स की हमने सूरत हाल देखी जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों में खौफ व हरास फैल गया था, चूँकि वो तेल अवीव और हैफा और इसराइल के जो दीगर शहर हैं उनकी जो तबाही है वो देख चुके थे इस जंग में। तो इसी वजह से मशरिक़ वस्ता में रात गए कशीदा सूरत हाल हमने देखी। लोग जो हैं वो खौफ व हरास में मुब्तला हो गए थे दीगर ममालिक की जानिब से, जिनमें सऊदी अरब था, कतर था, यमन था, उर्दन था। मशरिक़ वस्ता के जो दीगर ममालिक थे उनमें जंगी सायरन बज गए और जैसे ही जंगी सायरन बजाए गए वहाँ पर लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मसूद अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एयर मार्शल हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस सूरत हाल को आप कैसे एनालाइज करेंगे? रात की सूरत हाल आपके सामने है और अब 9 बजे से जंगबंदी शुरू हो रही है। दूसरी जानिब कुछ ये भी खबरें हैं कि ईरान कहता है कि अभी जंगबंदी का आगाज़ नहीं हुआ। आई थिंक वेरी वेलकम, इसको खुश आमदीदी कहना चाहिए और खुश आइंद है। ईरान का रिजॉल्व टेस्ट किया गया और ईरान ने अपनी टोटल रेजिलियंस शो की 80-88 वाली 8 साल की जंग में, जब उन्होंने 6 लाख लोग शहीद करवाए एंड दे अचीव द स्टेलमेट। और पूरी दुनिया, यूरोप और अमेरिका इराक के पीछे था। और आज रिपोर्टेडली मैं देख रहा हूँ कि इसेंशियली इसराइल ने ट्रंप को कहा, फिर ट्रंप ने और इसराइल ने कतर के थ्रू ईरान को कहा, और तब ईरान ने कहा कि अगर इसराइल जंग बंदी करेगा, अटैक्स बंद करेगा तो हम करेंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत खुश आइंद है। अपेरेंटली लगता है कि ईरान रिलेटिवली विक्टर है इसमें, ऑल्दो उसका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वो एक बड़ी रेजिलियंट नेशन है। वो बार बार ऊपर आता है डूबने के बाद, और मेरे ख्याल में वो दोबारा रिकवर करेंगे। और अब वो अगर निगोशिएशन होगी तो एक ताकत के सतह से होगी ईरान की तरफ से, क्योंकि उसने हर एक जो उसके ऊपर उन्होंने जंग मुसल्लत की, चाहे वो इजरायली एयरफोर्स की तरफ से थी, चाहे वो अमरीकियों की तरफ से थी, चाहे जो अरब्स की सपोर्ट थी उनकी, उसने उनका सामना किया। और उसको सपोर्ट उसके जो इत्तेहादी हैं, मतलब अपेरेंटली चीन और रूस, उनकी अपनी मजबूरियां थी, अपनी पॉलिसीज थी। तो आई थिंक ओवरऑल ईरान एक बहुत बड़ा विक्टर और एक बहुत बड़ा प्लेयर नजर आया है। और अब जब टेबल पर आएंगे इवेंचुअली, जब कभी आते हैं, तो आई थिंक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो ईरान के पास होगी। ठीक है। अच्छा सर, पहले भी टेबल पर आए थे, उस पर भी मुज़ाकरात नहीं हो पाए। ईरान चाह रहा था कि हम जो अपने जौहरी तनसीबात हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे। इसराइल का कुछ अलग मौक़िफ़ था, अमेरिका का कुछ अलग मौक़िफ़ था। अगर टेबल पर आते हैं मुज़ाकरात के लिए, तो क्या मामला कुछ डिफरेंट आपको लगेंगे कि बात मान ली जाएगी ईरान की जानिब से, जो दोनों ममालिक की जानिब से कहा जा रहा है? आई थिंक दुनिया का जब मैं कहता हूं तो दैट मीन्स द फर्स्ट वर्ल्ड, पहली दुनिया का इत्तेफाक राय है कि ईरान को कल ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बहुत सारी तकरीरें हुई कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। 60% तक उसने एनरिचमेंट कर ली थी और 90% उसको चाहिए होती है जनरली। तो अब हम देखते हैं कि क्या उसका एग्रीमेंट होता है। वो तो कहेगा कि मेरे ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, बट यू हैव टू लिव इन द रियल वर्ल्ड। और दुनिया का जो लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं वो कमजोर हैं, सिवाय चाइना के और रशिया के, और वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकते। तो कुछ लोग होगा। और आई थिंक इवेंचुअली ईरान को जो इंस्पेक्टर्स हैं जौहरी इदारे के, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एनरिचमेंट को किसी हद तक महदूद करना पड़ेगा। जब इफेक्टिव दुनिया, जो कि पहली दुनिया है, उन सब में इत्तेफाक राय है कि नहीं बनाने दिया जाएगा जौहरी हथियार, तो शायद वो नहीं बना पाएगा। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी इस वक्त ईरान को है कि उसने पूरी दुनिया के साथ, जबकि डायरेक्टली उसके साथ कोई भी नहीं था, और इसराइल के साथ पूरा यूरोप था, अमेरिका था, टैसिटली अरब्स थे, और उसके बावजूद उसने
जो चॉइसेस किए स्ट्रेटेजिक लेवल पे, उसकी एयरफोर्स कोई नहीं थी डेवलप हो सकी, लेकिन उसने मिसाइल ऐसे बनाए कि अभी भी शायद उसके पास 1000, 2000, 3000 मिसाइल थे, और वो पूरे अरब को और पूरे इसराइल को, जो अंग्रेजी में कहते हैं, पमल कर सकता था, मार सकता था। लेकिन आई थिंक बहुत दानिशमंदी दिखाई दोनों साइडों ने, लेकिन ज्यादा दानिशमंदी दिखाई इसराइल ने, बिकॉज इसराइल को बहुत मार पड़ रही थी। अपेरेंटली उसके लीडर्स भी कह रहे थे। तो टेबल के ऊपर जब आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन फजा ईरान के जौहरी प्रोग्राम के लिए कि उससे बम बनाया जाए, वो बिल्कुल साजगार नहीं है। और आपको दुनिया में रहना होता है, और ग्लोबलाइज दुनिया में जो कि टोटली इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है, एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो ईरान को कुछ बातें माननी पड़ेंगी। शायद वो बम तो नहीं बना सकेगा, लेकिन अपने प्रोग्राम को शायद बचा पाएगा, और शायद इतना जो रिपोर्टेडली नुकसान भी नहीं हुआ जब स्पेशली अमेरिका ने GBU-57 जो ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर फायर किया, उससे नुकसान हुआ है। तो वो अपना प्रोग्राम रिज्यूम कर सकता है, जब खत्म होता है तो पता चलेगा। लेकिन आई थिंक ईरान अपना प्रोग्राम जारी उस शद्दोमत से नहीं कर सकेगा जो था 60% से आगे, शायद कम पे इक्तफा करना पड़े। अच्छा मसूद साहब, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने जो फर्दो, नतंज और अस्फहान पर जो हमले किए हैं उसके नतीजे में जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं ईरान की। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि हमारे पास जौहरी तनसीबात अभी भी मौजूद हैं, और जो 60% जो हमने यूरेनियम की अफजोदगी की थी वो मौजूद है, हमने सेफ प्लेस पर रखी हुई है, यानी कि महफूज मकाम पर उन्होंने रखी है। तो इस दोनों तजाद जो बयानात में हैं, किस तरह से एनालाइज करेंगे, कौन सच कह रहा है आपकी नज़र में? क्लियर एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के अलावा किसी और सोर्स ने इसको कंफर्म नहीं किया कि वो जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था, हैव बीन ऑब्लिटरेटेड, ये मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। फरदौ में शायद बताया गया है कि 3+3 3 और 3 जगहों के ऊपर एंट्रेंसेस को बॉम्ब किया गया है, वो बंद हो गई हैं। लेकिन उसकी लर्जिश से, कल मैं एटॉमिक एनर्जी जो दुनिया का है उसका जो बॉस है, उनकी मैं देख रहा था कि वाइब्रेशन की वजह से शायद अंदर कुछ सेंट्रीफ्यूजेस हैं, बिकॉज वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वो डैमेज हुए होंगे, तो वो नुकसान पहुंचा होगा। लेकिन टू से के पूरी जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑब्लिटरेट होगी, शायद ये सच नहीं है। और किसी भी ने कंफर्म नहीं किया, किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया कि ईरान कहता है कि हमने अपना जो यूरेनियम है और अपने जो आलात हैं वो निकाल लिए थे उससे पहले, लोग निकाल लिए थे उससे पहले। तो विन विन है इस वक्त दोनों के लिए। लेकिन ईरान ने जो कहा है कि हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, शायद वो जारी रहेगा। और ईरान ने आई थिंक ये मनवा लिया दुनिया से कि वो भले अकेले हो, लेकिन वो लड़ सकता है और किसी की बात नहीं मानेगा, घुटने नहीं टेकेगा। तो प्रोबेबली उसने अपना यूरेनियम प्रोग्राम जो है, एनरिचमेंट प्रोग्राम, उसको रिलेटिवली मेरे ख्याल में बचा लिया होगा, रिलेटिवली, मुकम्मल तौर पर नहीं। लेकिन जब वो टेबल पर आएगा और ज्यादा एविडेंस आएगा, दुनिया में किसी और ने कंफर्म नहीं किया सिवाय अमेरिका के, ऑब्लिटरेटेड, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तो ईरान के लिए खुशाइंद है, मगर दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। और अगर कोई समझता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मतलकुल अनान हूँ, एब्सोल्यूट पावर है मेरे पास, नॉट एट ऑल। अभी बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। ईरान अब शायद बन जाए छोटा मोटा, लेकिन चीन एक पोल है, रूस एक पोल है, बाकी भी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइज वर्ल्ड लोगों में ताकत है। तो अमेरिका अगर ये सोचता है कि मतलकुल अनान है और वो ऑब्लिटरेट कर सकता है और ये सारी चीजें, और ईरान ने दिखाया है कि जो रेजिलियंस और रोबस्टनेस है ये वही है, शायद इवेंचुअली पता चलेगा जो 80 से 88 प्रोबेबली उन्होंने अपना प्रोग्राम रिलेटिवली बचा लिया है, बट टाइम विल टेल।